नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 को। पेपर नंबर 3 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के पूर्ण सिलेबस को अगर नहीं देखे हैं तो एक वीडियो यानी पेपर 1 का एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, पेपर 2 का एक वीडियो बना हुआ है, जिसमें पेपर 1 के सारे सिलेबस के टॉपिक को कलेक्ट करके एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो बना हुआ है। उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया गया है। पेपर नंबर 3 आज कंप्लीट हम लोग करेंगे। दोस्तों, बीएड आपका जो चलेगा फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा, अगर आप सिलेबस नहीं समझेंगे, मान लीजिए कि पेपर नंबर 1 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आएगा, अगर वही नहीं आप जानेंगे तो फिर आपको, अगर मान लीजिए कि कोई चैप्टर आ जाता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। और ये वीडियो केवल आप देख लीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिएगा तो उसमें पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। और जो आपको न समझ में आए, जिस चैप्टर को लगे आपको सिलेबस, आप पढ़िए, सिलेबस देखिए, और जो सिलेबस में जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आपको पूर्ण रूप से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो देख लें या पढ़ लें। तो आइए देखिए, आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में आपका पहला यूनिट जो होगा वो होगा शिक्षण और अधिगम की अवधारणा। तो यहाँ पर आप लोग शिक्षण यानी जो हम लोग शिक्षण लेते हैं, शिक्षण जो भी मान लीजिए स्कूल से लेते हैं, मोबाइल से लेते हैं, अपने घर परिवार से शिक्षण लेते हैं। और अधिगम की अवधारणा, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग यानी सीखना। तो शिक्षण और सीखने की अवधारणा, तो इसमें यही हम लोग देखेंगे कि शिक्षण क्या है और अधिगम, ये दोनों मिलता जुलता ही रूप है। ठीक है, अधिगम को आप अंग्रेजी भाषा में देख लिए, लर्निंग इसका होता है, लर्निंग में सीखना, यानी हम कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, उससे संबंधित यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है। तो उसमें आप देखिएगा, पहला जो टॉपिक होगा यूनिट नंबर फर्स्ट में, शिक्षण और अधिगम की अवधारणा, शिक्षण और अधिगम में संबंध, शिक्षण अधिगम संबंध की आवश्यकता एवं महत्व, यानी शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शिक्षण और अधिगम में संबंध क्या है, शिक्षण और अधिगम में संबंध की आवश्यकता, महत्व क्या है, इसको आपको पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट में। अब देखिए, शिक्षण व अधिगम का औचित्य, आवश्यकता एवं महत्व एवं क्षेत्र, यानी शिक्षण व अधिगम का क्षेत्र क्या है, इसको भी आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पेपर नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ना है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत ये शिक्षण प्रक्रिया में चर, यानी शिक्षण प्रक्रिया, जो आप शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें चर क्या होता है, चर के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि जो भी ये टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, इन सभी टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। अगर आप इन टॉपिक, जैसे शिक्षण प्रक्रिया में चर, तो इस पर वीडियो बना हुआ है। वो वीडियो अगर देखना आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ आप जाइएगा और प्ले लिस्ट में जा कर के पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 सबके अलग अलग प्ले लिस्ट बने हुए हैं। दोस्तों, आप उसमें से चाहें तो हर एक पॉइंट को देख सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में चर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। अब इसमें शिक्षण प्रक्रिया में चर क्या होता है, इसमें देखिए, सीखने के कार्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। भावात्मक पक्ष क्या है, मनोक्रियात्मक पक्ष क्या है, ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन, यानी ब्लूम महोदय जो है वो विकसित ज्ञानात्मक पक्ष का सिद्धांत दिए हैं, वर्णन किए हैं, वो क्या किए हैं, इससे भी संबंधित वीडियो बना हुआ है। वीडियो आप वो चाहें तो देख सकते हैं। भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष का वर्णन। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अधिगम कर्ता का अर्थ, यानी जो सीखता है, अधिगम का लर्निंग करता है, जो सीख रहा है उसका अर्थ क्या होगा, अधिगम कर्ता का व्यवहार, अधिगम शैली के मॉडल, अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सीखने को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उसको आपको लिखना है।
तो दोस्तों इसमें आप जैसे थर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। वो कौन कौन नियम दिए हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक है, ये थोड़ा सा बस पॉइंट आप देख लीजिएगा तो आप पूरा शिक्षण प्रक्रिया में ये जो टॉपिक है उसको आप पूर्ण रूप से लिख लीजिएगा। तो आगे देखिए, शैली, अधिगम शैली के मॉडल, अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए यहाँ पर देखिए शिक्षक व्यवहार का अर्थ, यानी शिक्षक व्यवहार, जो शिक्षक है, जो टीचर होता है, उसके व्यवहार का अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या होता है, इसको भी आपको यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत देखना है। विद्यार्थियों पर शिक्षक का मौखिक एवं अमौखिक प्रभाव, अध्यापक दक्षताएं, दक्ष एवं प्रतिबंध होने के लिए विशेषताएं, एनसीटीई द्वारा दी गई दक्षताएं, शिक्षक से अपेक्षाएं, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षण शैली की अवधारणा, प्रकार एवं प्रभावित करने वाले कारक, आपको यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत देखना है। दोस्तों अब यूनिट नंबर 3 आता है, तो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आपको देखना है अधिगम के सिद्धांत। ये टॉपिक आपके लिए रामबाण होगा जब आप टेट करेंगे, टेट करेंगे, सुपर टेट जब करेंगे, तब आपको ये जो सिद्धांत होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करेंगे, जबकि बीएड में भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दोस्तों इस जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है अधिगम का सिद्धांत, इस पर अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण देखेंगे। थर्नडाइक का प्रत्यय एवं भूल या उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, इस पर हम वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। थर्नडाइक का प्रत्यय एवं भूल का उद्दीपक, भूल या उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, इस पर वीडियो बना हुआ है, वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। थर्नडाइक का प्रयोग, उसने थर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है, ये आप वीडियो में जा करके देखें। पूर्ण रूप से एक कहानी के रूप में आपको बताया गया है, आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये सभी सिद्धांत को सीख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर सीखने के मुख्य नियम, सीखने के मुख्य नियम थर्नडाइक महोदय ने कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। मुख्य नियम 3 है और गौण नियम है, ठीक है। गौण नियम कितने हैं, तो गौण नियम 5 हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तत्परता का, जो थर्नडाइक महोदय हैं वो जो सिद्धांत दिए हैं वो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और थर्नडाइक ने जो 3 नियम दिए हैं वो तीनों नियम है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। और 5 जो गौण नियम है। अब देखिए आपको पढ़ना है सीखने अधिगम के गौण नियम, यानी 3 जो नियम है मुख्य नियम और 5 गौण नियम पढ़ना है, इस पर वीडियो बना हुआ है। तो देखिए पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। पावलोव द्वारा किया गया प्रयोग, ये भी आप देख सकते हैं। स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, ये भी वीडियो बना हुआ है। कोहलर का सूझ का सिद्धांत, इस पर भी बहुत अच्छी वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर, ये सिद्धांत आप तो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके जो ये सिद्धांत दिए गए हैं वो जरूर आप देखें। पेपर नंबर 3 में वो अपना मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। अब देखिए यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है अधिगम कर्ता तथा शिक्षक की भूमिका। अधिगम कर्ता यानी कौन, अधिगम कर्ता यानी जो बच्चे हैं और शिक्षक, उनकी क्या भूमिका होती है, इसको आपको देखना है। तो अधिगम परिस्थितियों में अधिगम कर्ता की भूमिका, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका, यानी शिक्षक की, जब शिक्षण अधिगम हो रहा है परिस्थिति में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये आपको पढ़ना है। शिक्षक ज्ञान प्रदाता के रूप में, शिक्षक आदर्श के रूप में, शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में, मध्यस्थ, सह शिक्षार्थी, ये सब आपको क्या पढ़ना है, अधिगम कर्ता तथा शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत पढ़ने हैं। अच्छे व प्रभावी शिक्षक की भूमिका, शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य तथा उत्तरदायित्व, कक्षा अध्यापक के निर्देशन संबंधी कार्य, ये सब यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। अब देखिए यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है विकास एवं अधिगम, यानी जब बच्चे का विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम जो सीखना है, सीखना भी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें क्या क्या अंतर है, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये हम आपको बोलेंगे कि आप जा करके वो वीडियो जरूर देखें, इसलिए कि ये विकास एवं अधिगम जो भी ये टॉपिक वाइज ये वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों एक बात और यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि वीडियो आपको अच्छा अगर लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।
आइए देखिए, विकास एवं अधिगम के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो विकास का अर्थ, यानी विकास का अर्थ क्या है, आप अपने से सोचिए और लिखते रहिए। विकास क्या होता है? विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास समाज में अपना होता है, तो अब सामाजिक विकास है कि शारीरिक विकास है, क्या पढ़ना है आपको, उसके बारे में आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि बच्चे में शारीरिक विकास पूछ रहा है, कि संज्ञानात्मक विकास उसका पूछ रहा है, कि सामाजिक विकास पूछ रहा है, उससे संबंधित आप वो लिखेंगे। वृद्धि और विकास में अंतर, तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के रूप, यानी विकास के क्या क्या रूप हैं, विकास के सिद्धांत क्या है, विकास के क्षेत्र क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए यहाँ पर वृद्धि एवं विकास या जो भी है, इसमें परिवार, आपका परिवार, समाज, वातावरण, ये सब क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अधिगम का अर्थ, यानी सीखना, सीखना का अर्थ क्या है, हम हर एक जगह से सीखते हैं। आप मोबाइल से सीख रहे हैं, इस समय जो है आप मोबाइल से ही सीख रहे हैं, तो हम कहीं से सीख सकते हैं। सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। एक एक लाइन हम बताते जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये मददगार साबित होगा। अधिगम या सीखने की विशेषताएं, यानी सीखने की विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। अब देखिए, अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया, कैसे हम सीखते हैं, कैसे आप लोग सीखते हैं। सीखने की बहुत सारी क्रियाएं, जैसे देख करके, कोई अगर काम कोई व्यक्ति कर रहा है उसको देख करके हम सीख लेते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, घर परिवार में सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, हम समाज से, वातावरण से, परिवार से, पास पड़ोस से ही भी सीखते हैं, ठीक है। ये सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत हो गया। विकास एवं अधिगम में संबंध, तो विकास और अधिगम, जब हम सीखते हैं कोई भी काम, अगर हम सीखते हैं, मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं या कोई तकनीकी, अगर मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल बनाना अगर सीख जाता है, तो उसके अंतर्गत क्या है, वो उसके अंतर्गत विकास होगा। क्या विकास होगा, तो वो अपना पारिवारिक जीवन यापन बढ़िया से बिताना शुरू कर देगा। ये विकास एवं अधिगम का संबंध है। अब देखिए, व्यक्तिगत विकास के आयाम, यानी यूनिट नंबर 6 में आप देखेंगे, यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा व्यक्तिगत विकास के आयाम। तो व्यक्तिगत विकास, यानी यहाँ पर देख लीजिए, व्यक्तिगत विकास, आपका व्यक्तिगत विकास का आयाम क्या है, तो विकास के आयाम, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं, आप लोग बताइए। जैसे मान लीजिए पोषक तत्व हो गया, समाज हो गया, वातावरण हो गया, परिवार हो गया, ये सब शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे, ठीक है। अब देखिए, शारीरिक विकास में शिक्षक के शैक्षिक निहितार्थ एवं अंतर संबंध। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का मतलब ब्रेन से संबंधित होता है। बच्चे में ब्रेन का, यानी मस्तिष्क का विकास कितना है, कैसे होता है, ठीक है। ये सोचने समझने की शक्ति का विकास, ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जब हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारे पास बुद्धि कितना है, वो एक संज्ञानात्मक विकास हुआ। उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक के शैक्षिक निहितार्थ एवं अंतर संबंध। अब यहाँ पर देखिए, आपको भाषा विकास पढ़ना है। बच्चों में भाषा का विकास क्या होता है, अगर बच्चों के पास या किसी के पास अगर भाषा न रहे तो पशु समान हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अपनी बातों विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और वो व्यक्ति समझ करके उत्तर दे देता है, वो एक भाषा हुई। अब देखिए, भाषा विकास के चरण, यानी भाषा विकास के कितने चरण हैं। बाल भाषा की सामग्री, भाषा दोष, यानी भाषा दोष क्या हो गया, भाषा कोई भी हम बोल रहे हैं उसमें अगर दोष है, उच्चारण संबंधी दोष हो जाएगा, त्रुटियां हो जाएंगी, वो सब क्या होंगे, भाषा संबंधित दोष है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, संवेगात्मक विकास एवं प्रभावित करने वाले कारक, यानी संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ना है। सामाजिक विकास एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इरिक्सन के मनोसामाजिक का सिद्धांत। ये सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7वां आपका जो टॉपिक होगा, पेपर नंबर 3, विकास की अवस्थाएं, यानी विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। विकास की अवस्थाएं आपको दे देनी है, ठीक है। शैशवावस्था में विकास, अब नीचे देखिए यहाँ पर है, विकासात्मक कार्य, उत्पत्ति, वृद्धि एवं विकास के विकासात्मक कार्य पढ़ना है आपको। इसके साथ साथ ही शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में कैसे विकास, शैशवावस्था में कैसे विकास होता है, प्रमुख
शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, शैशवावस्था के स्वरूप क्या है। इसी तरीके से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को आपको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आप पढ़ेंगे संज्ञान एवं अधिगम, यानी संज्ञान, आपके अंदर जो संज्ञान का मतलब ज्ञान, जो भी हम सोचते हैं समझते हैं वही संज्ञान है, और सीखते हैं यानी सीख करके हमारे अंदर जो भी संज्ञान है, अधिगम जो भी हम मान लीजिए कि सोचते हैं और उसके माध्यम से सीखते हैं वही संज्ञान एवं अधिगम हुआ। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है संज्ञान का अर्थ, अधिगम में संज्ञान की भूमिका, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का संज्ञान एवं अधिगम पर प्रभाव। ये आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। सॉरी, यूनिट नंबर 9 समग्र विकास की सुविधा। समग्र का मतलब हुआ सभी, स्वयं एवं समाज के लिए। तो आत्म स्व का संप्रत्यय, आत्म स्व के स्तर, आत्म स्व के पक्ष, जीवन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में आत्म स्व के लिए सामाजिक व्यवहार का पक्ष और विरोध। ये आपको यूनिट नंबर 9 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 10 आपका होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो जाता है, चिंतन। अब जो भी टॉपिक आपको मिलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो चिंतन के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत। तो चिंतन क्या है, चिंतन का अर्थ पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, विशेषताएं पढ़ना है, चिंतन के सोपान पढ़ना है, चिंतन के प्रकार, चिंतन के साधन उपकरण एवं चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको पढ़ने हैं। उसी तरीके से स्मृति यानी मेमोरी, आपका मेमोरी जो है उसके बारे में भी पढ़ना है यूनिट नंबर 11 में। तो स्मृति का अर्थ, स्मृति के अंग, अच्छी स्मृति के चिन्ह, स्मरण करने की विधियां, स्मृति विकसित करने की रणनीति। ठीक है, ये आपको 11 नंबर यूनिट में पढ़ना है। अब देखिए यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 में पढ़ना है आपको विस्मृति। ये स्मृति हुई और ये विस्मृति हुई, यानी ये याद करना हो गया, ये भूलना हो गया। तो याद करना क्या है, जब कोई भी चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है, और उसी की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे क्या होता है, विस्मृति के तरफ यानी भूलने के तरफ चले जाते हैं। तो ये याद करना और भूलना है आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 11, और यूनिट नंबर 12 में आपको भूलना पढ़ना है। अब देखिए यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में आपको कल्पना पढ़ना है, इमेजिनेशन, यानी इमेज आप क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंतरिक्ष कैसा होगा, आपने कल्पना कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में क्या होता होगा। ठीक है, ये हो गई कल्पना। तो कल्पना का अर्थ पढ़ना है, कल्पना का महत्व, कल्पना के प्रकार, कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ को आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 13 के अंतर्गत। अब देखिए यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 में आपको देखना है मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या गुण में अंतर के आयाम। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक जो हैं इसको आप लोग देख लीजिए। संज्ञानात्मक क्षमता, रुचि का अर्थ, ये देखिए पेपर में आने वाला है। रुचि का अर्थ, रुचि की परिभाषा, प्रकार, स्वरूप, रुचि का मापन। रुचि से संबंधित आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो रुचि, आपकी रुचि किस में है, जैसे पढ़ने में रुचि है कि नहीं है, क्यों रुचि नहीं है, इसके बारे में आप खुद सोचिएगा कि बीएड कर रहे हैं और बीएड करने में रुचि नहीं है, क्यों नहीं रुचि है भाई, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इसको आप लोग सोचिएगा, समझिएगा और लिखिएगा स्वयं कॉपी पर उसको। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का महत्व, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो उसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ, अगर रुचि आप में नहीं है तो रुचि आप में कैसे उत्पन्न किया जाए। ठीक है, अभिक्षमता का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, मान्यताएं, अभिक्षमता परीक्षण का मापन, ये सब आपको पढ़ना यूनिट नंबर 14 में। अब देखिए सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ जैसे सृजन करना, जैसे कुम्हार होते हैं, आप लोग देखे हैं कुम्हार जो माटी का जो बर्तन बनाते हैं वही सृजन करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो भी आप डेवलप करते हैं, जो भी विकास करते हैं धीरे धीरे वो सृजन करता होते हैं, आप सृजन करते हैं। तो सृजनकर्ता का अर्थ क्या हो गया, विशेषताएं क्या हो गई, सृजनात्मकता का मापन, सृजनात्मकता एवं शिक्षक। ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको देखना व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व के पहलू, व्यक्तित्व की विशेषताएं एवं व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा आपको देखना है व्यक्तित्व के सिद्धांत, प्रकार, सिद्धांत,
तो इसके अंतर्गत देखिए जो व्यक्तित्व के सिद्धांत होंगे उसके अंतर्गत आपको 2 सिद्धांत पढ़ने हैं। पहला प्रकार सिद्धांत और दूसरा शीलगुण सिद्धांत। ठीक है, आलपोर्ट का शीलगुण सिद्धांत आपको पढ़ना है और कैटल का शीलगुण सिद्धांत आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर कैटल का शीलगुण सिद्धांत, फ्रायड का, यहाँ पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ जो भी 3-4 क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, युंग का मनोवैज्ञानिक गुण का सिद्धांत, मूरे का मांग सिद्धांत और व्यक्तित्व का मापन, मूल्य का अर्थ, परिभाषा और प्रकार आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 14 में। अब देखिए लास्ट यूनिट है आपका 15 जो पेपर नंबर 3 का, तो इसके अंतर्गत हमें बुद्धि पढ़ना है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि की संकल्पना, बुद्धि की कल्पना, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के मापन। ठीक है, अब बुद्धि कैसे मापेंगे इन सब पॉइंट पर हमें पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।